नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच हम आ चुके हैं रण क्षेत्र लेकर। रण क्षेत्र दरअसल इन दिनों चुनावी रण क्षेत्र जम्मू कश्मीर का मैदान बन चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द होने वाले हैं चुनाव और इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। जहां एक और एनसी और पीडीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो वहीं बीजेपी ने अब से कुछ देर पहले ही अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। और ये संकल्प पत्र एक बार फिर से उसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उसी प्रण को दोहराते हुए नजर आया है, जिसमें इस बार का चुनावी दंगल फिर से धारा 370 पर ही होगा। यानी 2024 में भी 370 पर ही दंगल होने वाला है। कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी मौजूदगी आज जम्मू कश्मीर में थी, जम्मू में थी, जहां पर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया गया और स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया है कि बीजेपी दरअसल समृद्ध और विकसित जम्मू कश्मीर चाहती है। धारा 370 और 35A ये अतीत की बात हो गई है, ये कभी वापस नहीं आने वाला है। वहीं इसके इतर अगर एनसी और पीडीपी के घोषणा पत्र पर ध्यान दिया जाए, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा पत्र पर ध्यान दिया जाए, तो धारा 370 का लगातार समर्थन करते हुए उसकी बहाली का वायदा किया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 अब अतीत की बात हो चुकी है। ये बात आज एक बार फिर से मजबूती के साथ अमित शाह ने बता दी है। और इन सब के कांग्रेस से भी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, उससे भी एक सवाल पूछ लिया है कि क्या जम्मू कश्मीर, जो अब भारत का हिस्सा हो चुका है, क्या राहुल गांधी अब उसको फिर से भारत से तोड़ना चाहते हैं? ये चुनावी बिसात जम्मू कश्मीर को कहां लेकर जाएगी? जम्मू कश्मीर जहां पर 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, धारा 370 के खात्मे के बाद ये पहली बार ऐसा है जब विधानसभा चुनाव हो रहा है। बदली बयार क्या और बड़ा बदलाव लेकर आएगी? क्या होगा यहां पर? कमल खिलेगा क्या? फिर यहां पर गठबंधन की सरकार नजर आएगी? ये क्या बड़ा क्या है? और इसी सवाल, यानी इसी क्या का क्या होगा, इसी सवाल का जवाब आज रण क्षेत्र में ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में मेरे साथ आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन जो मैनिफेस्टो, जो संकल्प पत्र आज बीजेपी का देश के सामने, जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने रखा गया है, उसमें क्या कुछ खास कहा गया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रैना जी, उनके नेतृत्व में बैठे हुए सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे चुनाव प्रभारीगण, और आज 2024 जम्मू कश्मीर चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के विमोचन के समय उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार, बंधु भगिनीगण, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं, आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए
स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को ताकत देने वाले ये 10 साल रहे हैं। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे तो खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट रूप से ये कहते हुए कि 10 सालों में एक बड़ा बदलाव आ गया है। जम्मू कश्मीर जो भारत से अलग हो चुका था, भारत से जोड़ने का प्रयास किया गया 2019 में 5 अगस्त 2019 पर में जब धारा 370 का खात्मा हुआ, इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में विकास की असली बयार बहने लगी है और इस विकास की बयार को ही आगे लेकर जाना है। पर्यटन को बढ़ावा देना है, निवेश को बढ़ावा देना है, कई मेडिकल कॉलेजेस खोलने हैं, नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को शिक्षा देनी है, रोजगार के कई अवसर प्रदान करने हैं। ये तमाम बातें मैनिफेस्टो में शामिल की गई, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, धारा 370 का जो खात्मा हुआ वो हमेशा ही रहेगा। धारा 370 अतीत की बात हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ एनसी अगर अपने मैनिफेस्टो में ये कह रही है कि धारा 370 को बहाल कर देगी, तो गृह मंत्री ने राहुल गांधी से भी महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि क्या वो भी जम्मू कश्मीर को, जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, क्या धारा 370 की बहाली के साथ ही जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से तोड़ने की बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल उन्होंने पूछा, क्या पूछा ये जरा देख लेते हैं। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आए बगैर इनका मूल मकसद ध्यान से स्टडी कर लेना। उनका मूल मकसद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने वो एजेंडा को अपनी मौन सम्मति दी है। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, क्या इस देश में 2 राष्ट्र 2 झंडे 2 ध्वज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ आप सहमत हो या नहीं, वो बताइए। 370 के बारे में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सहमत हो या नहीं, वो बताइए। मित्रों, वो एजेंडा बहुत खतरनाक एजेंडा है। वो फिर से घाटी में और जम्मू में भय का राज प्रस्थापित करना चाहते हैं। आतंकवाद के माध्यम से भय कर 3 पीढ़ी तक शासन किया है। और मैं आज सबको बिना निसंकोच बताना चाहता हूं मित्रों कि मैं यहां घाटी में भी कई बार आया हूं, जम्मू में भी कई बार आया हूं। अब जो टेररिज्म के साथ है, जम्मू कश्मीर इनके साथ नहीं रहेगा। यहां की आवाम ने तय किया है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अतः मैं जम्मू और कश्मीर दोनों, तो जो विकास नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, वो कोई और नहीं दे सकता। इस बात में कितना दम है? क्या इस बार भी 2024 में भी दंगल 370 पर ही होगा? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रोफेसर विदु रावल जी। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी। हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, जम्मू कश्मीर पर बहुत खास पकड़ रखते हैं, अहमद अयाज साहब हैं, और साथ ही साथ कश्मीरी पंडित रविंद्र पंडित जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं सबसे पहले प्रोफेसर विदु रावल जी आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूं। आप लोगों ने तो इस बार फिर से दम भर दिया है धारा 370 को ही। मेन जो मुख्य पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, वो धारा 370 ही है। लेकिन इंडी गठबंधन और खासतौर से एनसी और कांग्रेस का गठबंधन ये कह रहा है कि 370 की बहाली उनका मुख्य एजेंडा है। सीधा चैलेंज है सर, और आपका जो ये दावा है, जो दम है, वो जम्मू कश्मीर की जनता तक कितना पहुंचेगा? रावल साहब।
लावनी जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम नमस्कार। से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी विनम्र नमस्ते। मुझे लगता है ये सीधी चुनौती भारत देशवासियों के साथ, केवल जम्मू कश्मीर के निवासी ही नहीं, पूरे भारत देशवासियों के ऊपर ये सीधी सीधी चुनौती जो है कांग्रेस और उनके सहयोगी घटकों ने, जो खुद को INDA कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म में वो इंडिया बोल देते हैं खुद को, उन लोगों की सीधी चुनौती जो है आज हम सबके सामने है। उन्होंने तो खोल दिए पत्ते, उन्होंने तो कह दिया कि जिस 370 को वो सिर पर लादे लादे 70 साल तक जो है हमारे देश पर जिन्होंने लाद रखा था, वो कह रहे हैं कि अगर हम गलती से भी सरकार में आ गए तो हम 370 वापस लाने के प्रयास करेंगे। और एक तरफ एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल पूरे कश्मीर के अंदर जो कहता है कि 35A और 370 का जो कलंक जो कि हमने ही हटाया, उसको वापस नहीं आने देंगे। और इसलिए कश्मीर का आवाम, कश्मीर की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को चुने कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार खुशहाली लेकर आई है, आम कश्मीरियों के जीवन के अंदर खुशहाली लेकर आई है, उस नाते से आज भारतीय जनता पार्टी ये बात कह सकती है कि भारत के एकीकरण और कश्मीर के भारत के साथ जो हमने जोड़ा है कश्मीर को भारत के साथ, 370 जो एक बाधा बना हुआ था भारत के पूर्ण विलय में, उसको तोड़ा है। उसको हम वापस नहीं आने देंगे। वो काला अध्याय भूल जाइए जब कश्मीर के लोगों का किस प्रकार से उनको भी इस प्रकार के संकट झेलना पड़ा था। 370 उनके लिए भी बाधक था, उनके भी विकास के लिए बाधक था और भारत को कश्मीर के साथ जोड़ने में बाधक था। जो कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था एक टेम्परेरी एक व्यवस्था थी, जो कांग्रेस खुद कहा करती थी, नेहरू कहा करते थे कि ये 370 घिस घिस के खत्म हो जाएगा। आज नेहरू के वंशज आकर खड़े कह रहे हैं कि अगर गलती से हमें मौका मिल गया तो 370 वापस लेके लगाएंगे। ये पूरे देश को देखना चाहिए। कांग्रेस की दोगली राजनीति देश तो नहीं कह सकती, लेकिन कश्मीर में अलगाववाद से, मैं खत्म कर रहा हूँ लावनी जी, बहुत मुश्किल से हमने पार पाए हैं अलगाववाद से, बहुत मुश्किल से पत्थरबाजों से हम मुश्किल से बाहर निकले हैं उस पत्थरबाजी के इवेंट से वापिस कश्मीर को मुश्किल से उस पत्थरबाजी से, उस काले दौर से अहमद अयाज साहब बाहर निकला है कश्मीर। और अगर दोबारा फिर से उसे लाने की बात कही जाएगी तो बीजेपी ऐसा कभी भी नहीं होने देगी, स्पष्ट रूप से बीजेपी ने कह दिया है। आज का संकल्प पत्र, इस संकल्प पत्र को अगर 2014 के संकल्प पत्र को देखा जाए तो खासतौर पे उसमें अब ये कहा गया था कि धारा 370 का खात्मा होगा। जो वायदा किया वो निभाया भी गया बीजेपी की तरफ से। अब इस बार क्योंकि 10 सालों के बाद चुनाव हो रहा है, लेकिन केंद्र में धारा 370 ही है। ये मैनिफेस्टो जो संकल्प है कि धारा 370 अब अतीत का हिस्सा हो चुका है, क्या आपको लगता है कि इस बार भी क्या धारा 370 के इर्द गिर्द ही ये विधानसभा चुनाव होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि एनसी और पीडीपी दोनों की तरफ से ही ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार बनती है तो 370 की बहाली हो जाएगी। अहमद अयाज साहब, इस चुनाव को लेकर am I audible? आप सुन पा रहे हो? हाँ जी, you are audible। इस चुनाव को लेकर दो लेवल के इश्यूज है। एक ये हो जिसमें हम पॉलिटिकल इश्यूज कहेंगे, जिसमें 370 की जिक्र की जा रही है, ये एक इशू है। बट ये इशू पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ज्यादा आम सा वोटर है, उसको शायद इससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन जो उससे असर जो पड़ता है वो ये है कि उसके रोजमर्रा इश्यूज क्या है। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इस वक्त, मैं आज भी कहीं ट्वीट पे कर रहा था, जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा, एक तो ये जाएगा ही जाएगा कि जिस तरीके से जो तरीक़ेकार अख्तियार किया गया एब्रोगेशन के लिए, उस वक्त जो हालात पैदा हो गए वो तो जाएगा ही जाएगा। दूसरा कि जो क्या हालात पैदा हुए, नहीं बिल्कुल, अब सर आप आगे अपनी बात रखिएगा, लेकिन क्या हालात पैदा हुए? जिस तरीके का पर्यटन बढ़ा, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आया, जिस तरीके से G20 हुआ, ये तो दुनिया ने भी देखा ना। और वहां पे तो बाकायदा विदेश का पूरा डेलीगेशन गया हुआ था जस्ट टू वॉच कि क्या जो कहा जा रहा है उसमें सच्चाई है या नहीं है। नहीं, आप मेरा सुन रहे हो या आप? अरे मैं तो एक प्रश्न जोड़ रही हूँ अहमद साहब, मैं तो सवाल तो पूछूंगी ना। मैंने कहा, सुनिए, मैं आगे नहीं गया ना, मैंने कहा उस वक्त
जब एब्रोगेशन किया गया उस वक्त जो हालात पैदा हो गए, उस वक्त हालात ये पैदा हो गए कि मुझे घर में बंद किया गया, कैद किया गया, मेरा टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो गया, मेरा अब बाहर जाना मुश्किल हो। ये मैं कह रहा हूँ, ये हालात उस वक्त पैदा हो गए जिससे हर एक कश्मीर में रहने वाला जूझ गया। और वो एक दिन का मसला नहीं थी, बहुत देर तक। उनको लेट हिम कंप्लीट प्लीज। मैं कह रहा हूँ वो हालात लेकर, लेकिन इस वक्त जो एक वोटर के लिए महत्वपूर्ण है, जो इस वक्त जो घूम जाएगा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो इलेक्शन में मैटर करेगा वो यहाँ के जो लोग हैं, उनके कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनके जो रोजमर्रा के हालात है, जिसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, बिजली का मामला है सबसे बड़ा, जिससे हर एक यहाँ जूझ रहा है। और आप ये देखोगे कि आज समर में भी, गर्मियों में भी, नहीं तो, जो आज तक कभी नहीं तो देखा। अहमद साहब सवाल तो ये भी गर्मियों पूछा में जाएगा ना, कि सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि कश्मीर की इसी आवाम ने इतने सालों तक एनसी और पीडीपी पर भरोसा किया, लेकिन अगर हालात नहीं बदले तो फिर एक मौका तो फिर बीजेपी को भी वो देना चाहेंगे ना, क्योंकि बीजेपी ने भी तो बड़ी बात कही है ना बिजली को लेकर। इस मैनिफेस्टो में बड़ी बात कही गई है कि बिजली उत्पादन को लेकर क्या किया जाएगा, तो जनता तो उन पर भी एक मौका तो देगी ना। और भरोसे की जहां जी, आपका शुभ नाम? लावनी बोल रही हूँ सर। 10 साल से तो बीजेपी ही रूल कर रहा है ना जम्मू कश्मीर। तो 10 सालों से बहुत बड़ा बदलाव देखा भी तो गया ना। 10 सालों से बहुत बड़ा बदलाव देखा गया। मैंने और आपने खुद मेरे साथ डिबेट की है इस पर कि 10 सालों में ये तो देखा गया ना कि पुलवामा हो, अनंतनाग हो, अब दक्षिण अनंतनाग हो, वहां पर किस तरीके से लोकसभा चुनाव में टर्न आउट देखा गया था, लोग खुलकर बाहर सामने आए थे, ये तो देखा ही गया था ना अहमद साहब। आपने इस पर सहमति भी जताई थी। आप मुझे एक सेकंड बात करने दीजिए ना। मैं जब बिजली का मामले की बात कह रहा हूँ, वो सबसे बड़ा इशू रहा है जम्मू कश्मीर में इस साल आज तक जो हालात बिजली की हुई, आज तक 50 साल में प्रोफेसर साहब इस पर जरा जल्दी से आंसर दे दीजिए। रविंद्र जी इसके बाद बस मैं आऊंगी। दूसरा, कैपिटल सिटी जो है लाल चौक जो है, उसे 8 किलोमीटर दूर अभी पानी, ड्रिंकिंग पानी नहीं मिल रहा है, वो दरियाई जालिम से। प्रोफेसर साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए प्लीज। रविंद्र जी आ गए आपके पास। ठीक है, जवाब दे रहे हैं जवाब। आपने प्रोफेसर साहब, आप लोगों ने तो अहमद अयाज जी को बंद करवा दिया था, उन्होंने कहा मैं भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, जबकि मुझे याद है कि उस दौरान अहमद अयाज साहब भी मेरे साथ बहुत सारी डिबेट्स में थे और हालातों पे बड़ी चर्चा हुई थी। बहरहाल बड़ा आंसर दीजिए जल्दी से प्रोफेसर रावल साहब। उस दिन को याद कर रहा हूं जब 24 जनवरी 2011 को हम लोग चोरी छुपे जो है, क्योंकि हमारे नेताओं को पंजाब से कश्मीर में घुसते हुए रोक लिया गया था, स्वर्गीय अरुण जेटली जी को वापस भेज दिया गया था, अनुराग ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया था। हम कुछ चंद लोग जो हैं उस समय जो पेमेंट बने हुए ना, बने पेमेंट के हिसाब से हम जब लाल चौक पर तिरंगा जो है 26 जनवरी को फहराने के लिए निकले तो लाल चौक तक पहुंचने नहीं दिए गए। लाल चौक से कुछ ही मीटर दूर जो है, मेरे ख्याल 8 या 10 मीटर दूर हम रह गए थे। हमें चारों तरफ से आकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमें पकड़ लिया और हमें वापस भेज दिया। और आज राहुल गांधी जाकर वहां पर तिरंगा भी लहरा कर आए हैं, बड़े शान से लहरा कर आए, आतंकवादियों की आंख में भी झेक के रहे। और यही दिक्कत है, ये अयाज साहब जैसे लोगों की ये दिक्कत है। ये शब्द तो बिजली के बारे में कह रहे हैं। अगर फिरदौस, जो अमीर खुसरो का कहना है, अगर फिरदौस बारू जमीन अस्त हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्तो, अगर कश्मीर को वापस स्वर्ग बनाना है तो वहां से अनरेस्ट को खत्म करना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक कामयाब हुई है, लेकिन अयाज साहब को ये पसंद नहीं आ रहा। पाकिस्तान जिस प्रकार आकर आतंकवादी कश्मीर के अंदर अनरेस्ट फैलाया करते थे, ये वापस से चाहते हैं उन्हीं परिस्थितियों में धकेला जाए। अहमद अयाज ने बार बार कहा उन परिस्थितियों को देखो, इन्होंने कहा मुझे याद कर। आप सुनिए, ये जाति मामला नहीं है। जब हम कह रहे हैं, पत्थरबाज में जाने लग गए हैं, वो अपना भविष्य बना रहे हैं, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बिजली की बात करते हैं, बिजली पावर हाउस की बात करें, चाहे बात करें अम्यूजमेंट पार्क की, आज बन रहा है। कश्मीर को उसका जो यथावत हक है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला रही है। लेकिन लावनी जी अगर समय दें तो मैं कांग्रेस ने जो ऑफिशियली बात कही है, मैं प्लीज आती हूँ क्योंकि कांग्रेस की बात हो रही है। हमारे साथ चंद्रमोहन जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। ऐसा प्लीज मैं आ रही हूँ, 2 गेस्ट है, जरा उनका कमेंट भी ले लेती हूँ। मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज जरूर आऊंगी अमित साहब, और प्रोफेसर साहब आपके पास भी आऊंगी। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, आप अभी विजिबल नहीं है, आपका कैमरा ऑन नहीं है शायद। और हमारे साथ रविंद्र पंडित जी हैं। मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊँ उससे पहले रविंद्र जी के पास आती हूँ।
रविंद्र जी, क्योंकि आप कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ही हो सकती है जो पुनर्वास की जो परिस्थिति है उसे वापस दिलवा सकती है। ये जो बड़ा संकल्प सामने आया है या जो एनसी और पीडीपी वादा कर रही है, आप लोग भरोसा किस पर कर रहे हैं? कि अभी मैं पढ़ रहा था जो हमारा मैनिफेस्टो आया है जी बीजेपी का, ये तो कश्मीरी पंडित्स की रिहैबिलिटेशन की बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना एक पॉइंट रखा। ये महबूबा मुफ्ती ने भी शारदा पीठ को खुलवाने का एक फुल पिलग्रिमेज करने का पॉइंट रखा है, जो पिछले वर्ष माननीय अमित शाह जी ने हमारे एलओसी पे शारदा टेम्पल के टाइम भी कहा था, 22 मार्च को मुझे ठीक याद है, कि हम इस पे सरकार वचनबद्ध है और उसको खुलवा के रहेंगे। तो वही चीज अगर पीडीपी ने कहा, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, आज फिर ये मैनिफेस्टो में हमारे आया है बीजेपी का, सेफ रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। ये तो बार बार आ रहा है, ये तो पहली बार तो नहीं आ रहा है। मुझे लगता है जो आज असेंबली इलेक्शंस हैं, ये जो है ये बिल्कुल जो है इशू बेस्ड इलेक्शंस है, लोकल इशू बेस्ड इलेक्शन। असेंबली इलेक्शंस में ऐसे आप जनरलाइज नहीं कर सकते। 370 हट गया, मुझे पता है बहुत बड़ी जीत हमारी हुई इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत बड़ी जीत हुई हमारी नेशनल लेवल पे, जो हम 75 साल में नहीं कर पाए। पर हमें ये भी देखना है कि जमीन पे क्या हुआ। मैं 2006 से अगर वहां पे बैठा हूं और जा रहा हूं और कल भी जा रहा हूं फॉर इंफॉर्मेशन नियंत्रण रेखा पे, जहां आप लोग कोई नहीं गए 370 के बाद। आप दिखाइए मुझे 370 हटाने के बाद कितने लोग आपने बसाए। आप तो कश्मीरी पंडित नहीं बसा पाए जी, तो आप क्या बात करेंगे ऑल ओवर इंडिया की। तो मैं बार बार वही बात फिर दोहराऊंगा कि मैनिफेस्टो में रखना बड़ा मजा आता है जी। मुझे पढ़ के आज टेकलाल टेपलू विस्थापित समाज पुनर्वास योजना, 100 मंदिर जी हम रेनोवेट करेंगे। ये तो 2014 में भी बताया, 80,000 करोड़ की एक बहुत बड़ी योजना मिली थी। हमने तो सोचा नहीं था 80,000 करोड़ जो है गिनते गिनते वो फिगर 0 गिनते बड़ा टाइम लगता है। ले लेती हूँ प्रोफेसर विदु रावल जी से, लेकिन एक सवाल प्लीज मेरा सुन लीजिए। एक सेकंड 10 सेकंड, ठीक है। पर ये हम नहीं कह सकते कि टोटली जैसे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हो कि बीजेपी का सर कलम किया जाए जी, तुरंत ये बात कह के कुछ नहीं हुआ। नो, फिजा बदल गई है, हवा बदल गई है, जबरदस्त गवर्नेंस इस टाइम चल रही है इस लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर। ठीक है, मतलब ये आप मानते हैं कि गवर्नेंस जबरदस्त चल रही है, लेकिन आप अभी कहीं ना कहीं से, ठीक है, एक मिनट रविंद्र जी प्लीज मेरा सवाल भी सुन लीजिए, क्योंकि ये सारे वो सवाल हैं जो जनता भी जानना चाहती है। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं ना कि आप मैनिफेस्टो में लिख देना और उसको धरातल पर उतारना दो अलग बातें होती हैं। लेकिन मैनिफेस्टो में तीनों ही पार्टीज अगर अपनी मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडित की बात करती है, कश्मीरी पंडितों को भी तो ये तय करना होगा ना कि उनको भरोसा ज्यादा किस पर है, भरोसा और विश्वास, विश्वसनीयता। वो ऐसा है जी, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो हमेशा ही हम भरोसा जताते जा रहे हैं। आप इतिहास खंगेलिए, ये 7वीं एग्जोडस है हमारी, ये जेनोसाइड नहीं डिक्लेयर कर पा रही इतनी बड़ी पार्लियामेंट हमारी। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया प्रोफेसर विदु रावल जी, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब कभी भी हमारे साथ कश्मीरी पंडित जुड़ते हैं तो वो ये पूछते हैं कि आप लोगों ने तो इतने बड़े बड़े कदम उठा दिए, लेकिन आज तक कश्मीरी पंडितों का जिस तरह से नरसंहार हुआ, उस नरसंहार को असल नरसंहार तक नहीं साबित किया जा सका। इसका दुख दर्द तो वो लोग अपने सीने में आज भी लेकर जीते हैं। प्रोफेसर विदु जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर चंद्रमोहन जी के पास जाती हूँ। ये एक ऐसा दर्द है जिसको हम अपने दिल में समेटे हुए हैं। ये एक ऐसा दर्द है जो हमें हर रोज हर पल जो है तंग करता है, हमें तकलीफ देता है। इस दर्द का कोई हम इसे बच नहीं सकते। हम टिक्का टिक्कू की बात करें, चाहे गिरजा टिक्कू की बात करें, चाहे नीलकंठ गंजू की बात करें, हम सभी ये सभी लोग जिन्होंने जो है उस समय का भयावह काल देखा है, इस पर असंख्य डिबेट्स हुई हैं। लेकिन मैं तो बड़ा हैरान था जब एक खुद को नेशनलिस्ट पार्टी कहने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, देश के विपक्ष के नेता, कल खड़े होकर क्या कह रहे थे कश्मीर में। क्या वो बर्दाश्त योग्य है? क्या वो कह रहे थे इन लोगों से बड़ी मुश्किल से राजाओं से राज हमने छुड़वाया था, कांग्रेस ने छुड़वाया था, और वापस इन्हीं लोगों के पास राज आ गया। वो किसको राजा बता रहे हैं? वो कश्मीर के गवर्नर साहब को अगर वो ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं हिंदुस्तान वालों ने फिर से आकर कब्जा कर लिया, यानी हिंदुस्तान के कब्जे से छुड़वाना चाहते हैं राहुल गांधी। उनके शब्दों पर जाओ, उनके शब्दों के अंदर जो विष है उसको बाहर निकालिए। और वो क्या एक्सेप्टेबल है? लावनी विनीत जी, सीधा सीधा सवाल है,
क्या किसी भारतीय के लिए एक्सेप्टेबल है? बताइए कश्मीर हमारे चंद्रमोहन जी, एक तरफ तो भारत जोड़ो, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर तोड़ो, यही चलता है क्या मन में? देखिए, अगर मैं बीच में बोल देता तो फिर ये बात होती कि विदु विनोद जी बोलते, लेकिन झूठ बोलने की भी एक सीमा भी होती है। एक शब्द भी जो आपने बोला है विदु, भाजपा के प्रवक्ता, एक शब्द भी मुझे अब राहुल गांधी जी को उसमें दिखा दीजिए, लेकिन ट्रांसलेट करना तो आपको खूबी आता है, और झूठ को ट्रांसलेट करने की आपकी खूबी है। अगर झूठ को ट्रांसलेट ना कर रहा होता तो तुम्हारी उम्र से डबल उम्र रविंद्र पंडिता जी की, और कई सौ डिबेट में उनके साथ कर चुका हूं, उनके दर्द को समझता हूं, और जिस दर्द को भी समझता हूं तो 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास होकर रविंद्र पंडिता जी मानते थे कि अब 14 की सरकार बदली है, 19 की बदली है और कश्मीरी पंडितों को जगह मिल जाएगी, लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ अपनी रोटियां तली, तेल गरम करा, सत्ता ली, और सत्ता के मजहब लेके फिर वहीं आ गए। और जब जब आप फंसते हो तब तब आप उस मुद्दे की बात करते हो 96 की। तो 96 में सरकार किसने किसके साथ चल रही थी? कौन बैठा था उसके लड्डू खाने के लिए? कौन सा राष्ट्रवाद था उस समय? तो ये सब प्रश्न खड़े करने, अगर कभी भी कोई भाजपा का नेता प्रवक्ता डिबेट में बैठता है, कोई अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार है कि नहीं, कि हाँ 10 साल से देश की जनता ने हमारे को बिठाया, 65 साल से कांग्रेस की सत्ता में काम नहीं हुआ, हमने 10 साल में ये काम करा। क्या करा आपने? ढाक के पाठ के अंदर बेवकूफ बनाने के लिए 370, और 370 ढाक के 370 क्यों कह रहे हैं आप? 370 के बाद तो नहीं। चंद्रमोहन जी, मेरा सवाल भी सुन लीजिए, मैं आप ही को मौका दे रही हूँ, आप ही बात रखिएगा, लेकिन सवाल प्लीज सुन लीजिए कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि 370 ये हल्की बात थी, भारत का हिस्सा कश्मीर बन गया, ये हल्की बात है। आप लोग कहते हैं, आपने कहा कि अब 370 के खात्मे के बाद क्या हो सका? 370 के खात्मे के बाद कम से कम हम और आप, चंद्रमोहन शर्मा जी और लावनी विनीत, ये तो सोच सकते हैं ना कि जाकर कम से कम कश्मीर में अपने लोगों के साथ रह सके। पहले तो हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि देखिए मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, लेकिन कश्मीर में अगर कश्मीर की बेटी उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाई के साथ शादी कर ले तो संपत्ति से उसे बेदखल कर दिया जाता था। ये था आपका 370 का कानून। आप कहते हैं कि ये तो बड़ी हल्की बात है। चंद्रमोहन जी, देखिए, आपकी मजबूरी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, मजबूरी नहीं है, मैं तो तर्कों पर बात कर रही हूँ। क्या ऐसा नहीं होता था? नहीं, मुझे बताइए ना। नहीं, आप ये कहकर इस बात को हल्का नहीं कर सकते। क्या ऐसा नहीं होता था? क्या धारा 370 के रहते हुए चंद्रमोहन शर्मा जी या लावनी विनीत या प्रोफेसर विदु रावल कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकते थे? क्या कश्मीर की बेटी अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाई से शादी कर लेती तो क्या उसका अधिकार कश्मीर की संपत्ति पर रहता? ब्रेक से पहले मैंने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा था। 370 के खात्मे के बाद बहुत कुछ बदला, लेकिन आप लोग इसे हल्के में क्यों लेते हैं? चंद्रमोहन जी, जाए ना तो बीच में आप इंटरप्ट मत हाँ, करिए, नहीं करेंगे सर, लेकिन जहां पर अगर आप सच को झूठ के पैमाने पर उतारने का प्रयास करेंगे तो मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको रोकना पड़ेगा। मेरा प्लीज अपनी बात रखिए। हाँ, प्लीज अपनी बात रखिए। रखा करिए। हाँ, बात ये नहीं कि एक ही विपक्ष के प्रति रखे। आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए चंद्रमोहन जी की प्लीज। धारा 370 से रिलेटेड अगर कश्मीर में कुछ बदला होता तो कश्मीरी पंडित वहां पर स्थापित हुए होते। धारा 370 से कुछ अगर बदला होता जिसकी डंका चिढ़ते हैं तो वहां फिर आतंकवादी हमले ना होते और एकदम मैनिपुलेटिंग आतंकवादी जो वारदातें बढ़ी है वो ना होती। धारा 370 अगर हटा होता, हटने के बाद अगर सिस्टम ठीक होता तो वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित कर गई होती भाजपा, जो नहीं करी। धारा 370 से अगर कोई बेनिफिट मिला होता कश्मीर जम्मू कश्मीर को, तो क्या कांग्रेस धारा 370 को बहाल करना चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कौन कह रहा है बहाल करना? क्यों? एनसी के तो मैनिफेस्टो में यही लिखा हुआ है, और अगर आप इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो इसका मतलब आपका मौन समर्थन है। ये कौन सा मौन समर्थन है? अलायंस के अंदर समर्थन लिया था तो एक टेररिस्ट पार्टी थी भाजपा। क्या आप पूछिए भाजपा पार्टी से? सर, ये बड़ा अजीब लगता है। नहीं, बड़ा अजीब लगता है। आप गठबंधन कर रहे हैं उस पार्टी के साथ जो ये दावा कर रही है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो वो धारा 370 बहाल कर देगी। आप दो नाव पर एक साथ पैर नहीं रख सकते ना। एक नाव पर तो क्लियर करना होगा ना। 2 बार जो कंधार के अंदर एक बार छुड़ाने के बाद बीजेपी के नेता लेके गए थे, आपने प्रश्न किया था प्रोफेसर रावल साहब। ये रावल साहब के प्रश्नों के अंदर जब बात होगी सिर्फ कांग्रेस के प्रति जाएगी, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। 10 सालों के अंदर भी अगर जो प्रश्न जीवन थे खड़े थे, प्रोफेसर विदु रावल जी काउंटर आंसर जल्दी से जवाब दे पाती तो कमजोरी भाजपा की कांग्रेस की है। चंद्रमोहन जी को समस्या थी कि उनके बीच में कोई ना बोले, और इसलिए मैं उनके बीच में नहीं बोला। उम्मीद करूंगा यही कर्टसी मेरे साथ भी एक्सटेंड करेंगे। उन्होंने सीधा ही सीधा जो है मुझ पर सवाल खड़ा किया, और मुझे अच्छा लगता है जब इस प्रकार से सवाल खड़ा करते हैं, मुझे उत्तर देने का अवसर मिलता है। मैं पढ़ देता हूं उनकी स्पीच जो है
जो द हिंदू ने कोट की हुई है और मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा वो कहते हैं द कांग्रेस लीडर रेफर टू द reigns ऑफ किंग्स इन जेके प्रायर टू 1947। आगे वो कोट करते हुए बोलते हैं द महाराजास वर sidelined to pave the way for democracy and an elected government. However, we have an LG. The LG word is a wrong term. He should be a Raja of 21st century. He is an outsider. He acts as if at its own will. ये कहते हैं he is an outsider. मनोज सिन्हा जो LG हैं वो आउटसाइडर हैं। आउटसाइडर मतलब क्या? इटली के नागरिक हैं, चीन के नागरिक हैं। ये आउटसाइडर वाला विषय जो है यहीं पर तो आता है सवाल सारा का सारा। ये आउटसाइडर कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। मैं लावनी जी, जब मैं कश्मीर जाया करता था तो डल लेक में, डल झील में जब बैठते थे तो जो शिकारा वाला होता था वो पूछता था आप हिंदुस्तान से आए हैं? यानी मैं अब जहां हूं वो हिंदुस्तान नहीं है। वो पूछता था आप हिंदुस्तान से आए हैं। राहुल गांधी वही भाषा बोल रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये किस प्रकार से लोगों को किस प्रकार से भड़काने का प्रयास, और कितनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं। अगर गठबंधन में सरकार है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाएंगे ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहली बातें लावनी जी खत्म कर रहा हूं मैं। सर आपकी आवाज कट रही है, आई एम सॉरी, आपकी आवाज कटने लगी, इसलिए मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। मैं जल्दी से जरा, क्योंकि रविंद्र पंडित जी और अहमद अयाज भी इंतजार कर रहे हैं, काउंटर आंसर जरूर चंद्रमन जी आपसे लूंगी। लेकिन रविंद्र पंडित जी, एक सवाल पहले आपसे कि आप देखिए यहाँ पर जो परिस्थिति बन रही है, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा सर्वोच्चता पर रखना चाहिए था। सरकारें, किसी भी पार्टी की सरकार हो, दावा मैनिफेस्टो में होता है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां समाज की भी होती है। वो समाज आज तक तैयार नहीं हो पाया है कश्मीर में। तो फिर कश्मीरी पंडितों की वापसी का ये जो दम भरा जाता है, भरोसा कैसे करेंगे आप लोग? ये बड़ा सवाल है। देखिए, या तो आप पहले पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में उन्होंने हाँ करना है, इन्होंने ना करना है, उसको एक तरफ छोड़िए। हम लोकल्स हैं, हमारी लोकल प्रॉब्लम्स भी सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात असेंबली इलेक्शंस में बिजली, सड़क, पानी वो नहीं इम्प्रूव हुआ है जी 1947 से आज तक। आप मुझे कितने भी फ्लाईओवर चिनाब के ऊपर हमने ये बनाया, हमने जम्मू को, श्रीनगर कौमी शाहरा को कितना किया, ये सब रंगीन ही है। पर प्रैक्टिकली जो है, जो एक आम शहरी को, वहां पे आम नागरिक को चाहिए बिजली, सड़क, पानी, उस पर पहले ध्यान देना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए। रही हमारी बात, हम अपने बलबूते पे वहां गए, 6000 बच्चों को हमने 2010 पीएम मनमोहन सिंह की पैकेज पे भेजा। जब हमारी टारगेटेड किलिंग्स आज 3 वर्ष पहले शुरू हुई, हम 1 साल भागे रहे जम्मू में, किसी ने पूछा नहीं, और वापस अपने बलबूते पे गए। कश्मीरी पंडित 6 मरतबा हिस्ट्री में बाहर गया, एक्सोडस हुआ है, और इस 7वीं मरतबा 1990 में उसको भगाया गया, पर 6 बार वो वापस भी गया है और हम वापस भी जाएंगे। रही बात अब यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की, मैं कह रहा हूँ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को कीपिंग असाइड, लेट्स सी द प्रेजेंट गवर्नेंस। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ गवर्नेंस व्हाट वी हैव सीन, नॉन कंट्रोवर्शियल। ये एलजी की सरकार मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहनी चाहिए, पर हमारी कहा जा रहा है मजबूरी। अहमद अयाज साहब, एक कश्मीरी पंडित की तरफ से आप लोग कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं बदला, लेकिन एक कश्मीरी पंडित ये कहता है कि बहुत कुछ बदला है, उसको नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। अहमद अयाज साहब, और जो सवाल मेरा रविंद्र जी से था, वो सवाल भी मैं आपसे भी जोड़ देती हूँ कि जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं होगी, जिम्मेदारी वहाँ के लोगों की भी होगी। अगर आप कश्मीरी पंडितों को अपना भाई कहते हैं तो वो समाज भी बनाना होगा वहाँ पर घाटी में लोगों को। जी, शुरुआत में जो आपका सवाल था वो यही था कि 370 का इफेक्ट क्या रहेगा लोकल इलेक्शंस पर, ये बेसिकली इशू था। देखिए, उसके जवाब में मैं ऐड करूंगा कि जो भी बीजेपी के ने 370 जो भी एडवोकेट किया, वो ये जैसे भी उसका अगर लाभ उनको हो सकता है इसलिए कि उनके एजेंडा में था, वो तो ठीक है। लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन में जो काम जो करेगा वो जम्मू कश्मीर के लोकल इश्यूज करेंगे। उसमें जैसे मैंने कहा, पंडित जी ने बताया कि जो कश्मीरी पंडित का माइग्रेशन का इशू है वो वापस नहीं आ सके, वो भी एक इशू है जो आज तक जो बीजेपी के गवर्नमेंट में 10 साल से नहीं हुआ। या जैसे मैं बिजली के एक उदाहरण दिया था, मैं उदाहरण इसलिए दिया था क्योंकि इस कश्मीर खास तौर कहीं से भी पूछो कि बिजली की वजह से मुझे लगता है वही एक इशू
बाकी छोड़िए 370 35 से लेकिन अहमद साहब देखिए, आप बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कह रहे हैं कि बिजली ही लोकल एक इश्यूज इशू से ही मैं चीजें मैं जुड़ी कह हुई रहा थी, हूँ मैं लेकिन कह रहा हूँ स्थान नहीं आप लोकल सुनिए इश्यूज सुनिए में वहाँ के युवाओं की बेरोजगारी, वहाँ के युवाओं को उचित शिक्षा, वहाँ की महिलाओं को उनका स्थान देना, ये सब कुछ तो बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में डाल दिया। और ये सब कुछ तभी संभव हो सकता था ना, सुन तो लीजिए सर, ये सब कुछ तभी तो संभव हो सकता था ना जब धारा 370 का खात्मा होता। 370 के खात्मे के बाद कम से कम वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, निवेश हो रहा है, और निवेश होगा तो रोजगार बढ़ेगा। ये भी कोई सच्चाई है अहमद साहब। हमें किसी राहुल गांधी रेजिडेंसी रोड पर खड़े होकर कबाब खा रहे हैं। ये राहुल गांधी की रेजिडेंसी रोड पर खड़े होकर कबाब खा सकते हैं। प्लीज उनको पूरा तो करने दीजिए। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, आप दोनों की आवाज कट रही है। प्लीज मैं आपको काउंटर ऐसे करने दूंगी। आया सभा प्लीज आप पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। बीजेपी और कांग्रेस का हम सुनते रहते हैं, बीजेपी और कांग्रेस का हम सुनते रहते हैं, वो देखते भी है, हमें उसे अब लेना देना नहीं है। मैं ये कह कि यहाँ का जो वोटर है, जो वोट दे रहा है, इलेक्शन कर रहा है, गवर्नमेंट बना रहा है, उसके इश्यूज ये रहेंगे कि आज तक उसको बिजली सही मिल रही थी, अब 1 साल से वो भी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ये इश्यूज रहेंगे जो इलेक्शन में, और मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के लिए यहाँ से लॉन्च करने का, बीजेपी को कश्मीर से जल्दी से 20 सेकंड में काउंटर आंसर दे दीजिए। बीजेपी से प्रोफेसर बिंदुराल जी, जल्दी से चंद्रमोहन जी के पास जाइए। हल्क में अड़ा हुआ सवाल है, और आज सीधा जो है कश्मीर में इस प्रकार से रेजिडेंसी रोड पर खड़े होकर कबाब कोई नहीं खा सकता था जैसे राहुल गांधी खा रहे थे। राहुल गांधी इसलिए खा पाए हैं क्योंकि 370 आता है। चंद्रमोहन जी हाँ बोलिए। अब चंद्रमोहन जी आप बात कह रही है, राहुल गांधी की बात कर रही है। बिजली तुम्हारे पास बंदा तुमसे पूछ रहा है कश्मीरी की आपने 5 साल में लाइट, बिजली, पानी, सुरक्षा, एजुकेशन, डेवलपमेंट का कोई काम करा आपने? झूठ बोला आपने सिर्फ। अगर झूठ ना बोला होता तो आज आप बार बार कांग्रेस की बात ना करते। आपके इस टर्नओवर के अंदर आप कहते हैं कि हमने कश्मीरी पंडितों को हमने रोजगार दिया। झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, झूठ तुम्हारे नजर के अंदर है। यही कारण है कि जब कोई चंद्रमोहन जी मुझे एक बात का जवाब अगर आप दे सकें, एक सेकंड जवाब चंद्रमोहन जी, एक सवाल का जवाब आप प्लीज अगर मुझे दे सकें। आप एक बीजेपी से जरूर आप सवाल पूछिएगा, चंद्रमोहन जी बीजेपी से आप सवाल पूछेगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में कुछ भी नहीं हुआ। सर सुन तो लीजिए सर। पक्ष से जवाब क्यों नहीं पूछ रहे? अरे मैं पूछूंगी ना, पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सुन तो लीजिए साहब, समय की कुछ सीमाएं होती है। आप कहते हैं कि कश्मीर में कुछ भी नहीं हुआ। कश्मीर में अगर कुछ नहीं हुआ तो कश्मीर में जो बाहर के इन्वेस्टर्स आए, जिन्होंने वहां पर भरोसा जताया, उस इन्वेस्टमेंट के जरिए वहां पर रोजगार के अवसर अगर सृजित होते हैं, तो ये तो एक सच्चाई है ना धारा 370 के खात्मे की बात की। अगर आज युवाओं के हाथ में लैपटॉप है, पत्थर नहीं है, सर सुनिए, आज युवाओं के हाथ में लैपटॉप है, पत्थर नहीं है, ये बदलाव नहीं तो और क्या है? इस बदलाव को क्यों नहीं देखते हैं आप लोग? उसके मुद्दे को आप जाना नहीं देना चाहिए। हमने 370 तोड़ी इसलिए कश्मीर के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी गुलाब का फूल लेकर रेजिडेंसी रोड पे घूम रहे हैं। हमने तो इसलिए नहीं, मुझे लगता है चंद्रमोहन जी आप मेरे सवालों को नजरअंदाज कर रहे थे। मैं बीजेपी की स्पोक पर्सन नहीं हूं, लेकिन बदलाव की एक तस्वीर अगर मैंने देखी तो उससे जुड़ा हुआ सवाल जरूर पूछूंगी। आपने आज आप क्या युवाओं के हाथ में पत्थर आप लोग देखते हैं? युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं दिखाई देता। युवाओं के हाथ में अगर लैपटॉप नजर आता है तो ये बड़ी तस्वीर हो जाती है, और इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। चलिए, समय की कुछ सीमाएं थी। रविंद्र जी 10 सेकंड में प्लीज, सिर्फ 10 सेकंड दे पाऊंगी आपको लास्ट कमेंट के लिए। 10 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं सर, प्लीज बोल दीजिए। नहीं, आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स का। उसका एक ही तरीका है जी, सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव। पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने 25 साल हमारे गंवाए, अब बीजेपी ने ले लिए 2014 से 2024 तक। 35A के बड़े फायदे हुए हटाने के, 370 के उतने फायदे हुए हैं। अगर एक कश्मीरी पंडित ये कहता है तो फिर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल 2024 का दंगल फिर से 370 पर ही दाव लगाकर होने वाला है। क्या परिस्थिति बनेगी, नजर बनी रहेगी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।